हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आपके नीट के एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन ये है कि एक मास है जो आपकी स्क्रीन पे है, मूव कर रहा है इन अ सर्कल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोई फ्रिक्शन का यहाँ पे कहानी नहीं है। स्मूथ लिखने का मतलब ये हो गया विथ वेलोसिटी v नॉट एट रेडियस r नॉट। तो अगर मान लीजिए ये जो रेडियस है, यहाँ पर मास m है, ठीक है, और ये v नॉट से मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है द मास इज अटैच्ड टू स्ट्रिंग विच पासेस थ्रू अ स्मूथ होल इन अ प्लेन एज सोन, जैसे कि फिगर में दिखाया है। कह रहे हैं उसके बाद क्या हुआ कि टेंशन बढ़ा, द टेंशन इन स्ट्रिंग इंक्रीज ग्रेजुअली एंड फाइनली एम मूव इन अ सर्कल। तो फिर धीरे वो मूव क्या किस में करने लग गया? सर्कल में करने लग गया। और जब वो मूव करने लग गया उसके बाद सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? r0/2। तो एनर्जी बताइए। समझ रहे हैं ना? डेटा आप ये समझ रहे होंगे। मास m है, पहले केस में वो r0 रेडियस या r0 डिस्टेंस से मूव कर रहा था जब उसकी v0 स्पीड थी। सेकंड केस में आपका मास m ही है लेकिन रेडियस मुझे नहीं पता, और कह रहा है कि रेडियस पता है r0/2 और स्पीड मुझे नहीं पता। तो पूछ रहा है कि एनर्जी कितनी होगी। तो जनरली आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे नहीं लग रहा है, ठीक है जी, क्योंकि टॉर्क यहाँ पे जीरो है। अगर टॉर्क यहाँ पे जीरो होगा तो आप कह सकते हैं सर टॉर्क इक्वल टू होता है dl/dt। तो कहने का मतलब ये हो गया कि L हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास अबाउट सेंटर है वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क ऑफ टेंशन यहाँ पे जीरो है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कंजर्वेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहला केस ये है, दूसरा केस ये है। अगर दो एंडों पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें, ये पहला केस था, ये दूसरा केस था, तो वो दोनों बराबर होना चाहिए बच्चों। तो बराबर होगा तो कितना होगा? एम वी आर होता है, तो एम वी आर इक्वल टू एम वी आर, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करिए। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो m से m कट गया, r0 से r0 कट गया, तो v1 इक्वल टू आ गया 2v0। तो फाइनल स्पीड आपकी निकल के आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी। जब पहला डेटा था तब कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? उसको मैं k1 लिख रहा हूँ। तो k1 कितना हो जाएगा? हाफ m, तो m ही रहेगा, v0 का स्क्वायर। अब जब दूसरा केस था तब कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? k2 इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए v1 की वैल्यू तो ये आई है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा k2 इक्वल टू हाफ m v2v0 का स्क्वायर, तो 4v0 स्क्वायर। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 4v0 को, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 4 हाफ mv0 स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 4 टाइम k1। तो k2 क्या हो जाएगा? 4 टाइम k1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। इसमें आपकी जो ऑप्शन है, आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम बढ़ जाएगी। पहली अप्रोच तो इस क्वेश्चन को करने की ये है। क्लियर? दूसरी अप्रोच क्या होगी वो देखते हैं। तो अप्रोच सेकंड क्या होगी बच्चों? देखो, हमने अभी तक ये देख लिया कि एल क्या है? कांस्टेंट है, टॉर्क जीरो है, ये तो हमको कंफर्म पता है। देखो, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हमारा होता है L²/2I। अगर आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ज़रूरी नहीं है आप स्पीड निकालो, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है? 2 तो 2 ही रहेगा, m मास इंटू जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस एक्सिस से उसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की कितनी हो जाएगी? L²/2mr², और r1 कर लीजिए। तो r1 हमें, अगर आपको अभी पीछे क्वेश्चन थोड़ा सा रिमाइंड है, तो r1 दिया था r0, ठीक है, इसका स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी वो कितनी हो जाएगी? L²/2
2mr² तो इसका मतलब कितना हो गया L² / 2m2 और r0/2 का स्क्वायर। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4L² / 2m, ठीक है, m तो m ही है, मास एक ही होगा, r0 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, पहली काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये m ही है, ठीक है, m1 मत करिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम k काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इजीली अगर आपसे पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था और अलग अलग नामों से रिपीट हुआ था। समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 बार तो बच्चों ये पूछा था। तीसरी बार क्या था कि एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ठीक है, कि एक हमारा यहाँ पर प्लेन बना दिया उन्होंने। जनरली प्लेन का डायग्राम ऐसे ही बनते हैं, और आपसे कहा कि जो हमारा एक मास है वो रोटेट कर रहा है किसी प्लेन में अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर कोई मास एक रोटेट कर रहा है, क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये सेंटर से डिस्टेंस r है, तो पूछा है क्वेश्चन में कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो कहाँ को होगा, उसकी मतलब वैल्यू क्या होगी। कांस्टेंट तो होगा लेकिन क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों स्क्रीन पे क्वेश्चन भी है, 2012 में भी आया था ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखें। तो जो हमारा मास है वो रोटेट कर रहा है प्लेन में अबाउट ऑफ फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन होगा। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ होगी, लगभग ये। अगर आपको पता है L = होता है r×p, ठीक है। तो r और p के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा प्लेन जिसमें r भी हो और जिसमें वेलोसिटी वेक्टर भी हो, इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन अगर कोई मिलता है तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे, बस वो काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो मैंने उसको अलग से बता दिया ताकि आप उसको अलग से फोकस कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, ठीक है। थैंक यू। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हो गया और दूसरा ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये दोनों क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाए और हैं एक ही, बस इनका पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। तो आप इन दोनों को अच्छे से कर लीजिए और कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट एक में वेलोसिटी के थ्रू हमने निकाला, एक में वेलोसिटी का यूज नहीं किया। तो क्या पता आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले, कुछ और क्वांटिटी पूछ ले, तो वो इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें होंगी अगर वो कुछ पूछेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम करेंगे रोटेशनल के बेसिक्स। और तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।